तो आज के आपके करंट अफेयर्स 27 मई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एक बेसिकली जो न्यूज किस चीज के बारे है कि इंडिया को आने वाले टाइम में जीडीपी का लॉस हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉन्गेस्ट स्कूल क्लोजर, स्कूल्स बंद रहे हैं कोविड के टाइम पे, जिसके कारण बहुत सारे, देखो, जो बच्चों के पास तो फैसिलिटीज थी ऑनलाइन पढ़ने की, जिनके पास डिजिटल डिवाइसेस थे, वो तो ऑनलाइन पढ़ पाए, पर इंडिया के अंदर जितनी पुअर पॉपुलेशन है, जिनके पास फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो ये सारी फैसिलिटीज से रह गए। तो इसके कारण आपके इंडिया की जीडीपी पे आने वाले टाइम पे असर पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई के रेट पे जो ड्रॉप आया है, लर्निंग लॉसेस जो हुए हैं यंग को, उसका असर आगे जाके फ्यूचर में आएगा। ये रिपोर्ट, ये बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। देखो, वर्ल्ड बैंक जैसे सारी दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स फंड करता है डेवलपमेंट के, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेन फोकस एशिया है। ठीक है, एशिया के अंदर डेवलपमेंट करवाना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करना। फंड दो तरीके से किया जा सकता है, कंट्री को लोन देके या ग्रांट देके। इन दोनों में फर्क ये होता है कि लोन आपके इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है, ग्रांट आपकी वापस नहीं करनी होती, बस उस प्रोजेक्ट को बना लो, पूरा कर लो और कोई पैसे रिटर्न नहीं करने। ये बैंक को 19 दिसंबर 1966 को बनाया गया था आपके मैनीला, फिलीपींस शहर में। ठीक है, बाकी उसके अंदर की मैनलोंग वो सब कुछ लिखा है। मनीला बेसिकली जो कैपिटल है फिलीपींस की, वहां पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है, तो ये ऑफिस अपने आप में 31 फील्ड के अंदर काम करता है, जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करते हैं एशिया में। ठीक है, इसके ओरिजिनली फाउंडिंग मेंबर्स 31 थे, आज टोटल 68 मेंबर्स हैं इसके अंदर। देखो, इसका ये जो बैंक्स होते हैं, ये इक्विटेबल वोटिंग के ऊपर नहीं काम करते, इनके हमेशा ना शेयर्स होते हैं, शेयर्स बेस्ड होते हैं कि आप कितना इसके अंदर पैसा कंट्रीब्यूट करते हो। हर साल पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, तो अपने बजट में से हर साल ये बजट बनाना पड़ता है कि हम इतने मिलियन इसे डोनेट कर रहे हैं। अब जितना आप डोनेट करोगे उतनी आपको शेयर्स मिलेंगे, और शेयर्स के मुताबिक ही आपको इसके अंदर वोटिंग राइट्स मिलेंगे। यानी कि आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही आपको ज्यादा बड़ी सेइंग पावर मिलेगी, उतनी ही ज्यादा आपको वोटिंग पावर मिलेगी कि आप हर फैसले में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हो, उसे परसेंटेज में तोला जाता है। तो ये जो है, ये जापान के द्वारा बनाया गया बैंक था। इसी कारण जापान और उसकी मदद की थी यूएसए ने, वो दोनों लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं 15.5% के साथ। ठीक है, उसके बाद चाइना जो 6.4%, फिर इंडिया 6.3%, ऑस्ट्रेलिया 5.7% के साथ इसका मेंबर है। अब इस बैंक के लिए एक पॉइंट याद रखना, जो कभी क्वेश्चन भी आ सकता है, ये डेवलपमेंट सिर्फ एशिया में करता है, पर इसके मेंबर वर्ल्ड वाइड हो सकते हैं। जैसे अमेरिका एशिया में थोड़ी पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया एशिया में थोड़ी पड़ता है, तो इसके मेंबर सारी दुनिया से हो सकते हैं, पर ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो फंड करेगा वो सिर्फ एशिया में करेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से काम करता है। सेकंड करंट अफेयर आपके सॉरी, आपके सेकंड करंट अफेयर है जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 27 मई को उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है हर साल। ठीक है, तो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो इसलिए आपके पेपर में आओ। तो जवाहरलाल नेहरू बेसिकली आपके एक काफी चीजों के लिए जाने जाते हैं। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो वो थे ही इंडिया के, पर इंडिया के अंदर उन्होंने खासकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए सेकुलरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बनेगा, ये इंडिया ने कब डिक्लेयर किया था? इंडिया ने 1950 में, जब अभी बॉम्ब भी नहीं बनाया था, अभी हम सिर्फ आजाद हुए थे,
जवाहरलाल नेहरू ने तभी डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बनेगा ही बनेगा, हमारा एम है इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाने का। तो ये जो विजन है ये उसी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। तो साइंस एंड टेक में जवाहरलाल नेहरू की बहुत सारी चीजों में पुश है। जैसे आज जो इसरो एग्जिस्ट करती है उसका मेन क्रेडिट विक्रम साराभाई को जाता है, पर विक्रम साराभाई तो सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस कर लिया था कि हाँ हमें ये करना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू की भी साथ में पॉलिटिकल सपोर्ट हमेशा जरूरी होती है। तो उन्होंने जो सपोर्ट दिया और विक्रम साराभाई ने जो मिलकर काम किया उसके कारण ही आज इसरो बन पाई है। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, एक आधा मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया। उसके अलावा इंटरनेशनली जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है क्योंकि उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कि इंडिया को फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर बनाया था। हम थे, इजिप्ट थे, इंडोनेशिया था और आपका चेकोस्लोवाकिया। हम सब ने मिलके, सॉरी चेकोस्लोवाकिया नहीं, यूगोस्लाविया, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम देशों ने मिलके आपके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू की थी। नॉन अलाइनमेंट का मतलब था कि कोई भी देश जो इसका हिस्सा बनेगा वो एक तरीके से कह रहा है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो ब्लॉक्स बन गए थे, आपके दो पावर ब्लॉक्स बन गए थे, एक साइड पे यूएसए और एक साइड पे यूएसएसआर, सोवियत, इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। हम एक थर्ड ब्लॉक हैं जो दोनों की तरफ न्यूट्रल रहेंगे, तो हम दोनों की तरफ रिश्ते मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फाउंडर्स में से थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कुछ किताबें भी लिखी हुई हैं, जैसे कि फादर टू हिज डॉटर, ऑटोबायोग्राफी उन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी के नाम से लिखी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी हुई किताब है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू 1929 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, जिस टाइम पे उन्होंने पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड सबके आगे रखी, ठीक है, आपके पूरे कांग्रेस के आगे रखी, ठीक है। तो वो इससे हुआ। अब इसके अलावा आपके नेहरू आपके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए थे जब इंडिया को अनाउंस कर दिया गया था कि इंडिया को ब्रिटिश छोड़ के चले जाएंगे। उस टाइम आपके मुस्लिम लीग ने भी उनकी गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए ज्वाइन की थी, पर बाद में उन्होंने छोड़ दी थी, ठीक है। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस की रात 15 अगस्त 1947 की रात को पार्लियामेंट की बिल्डिंग में सबको बुलाया गया था और वहां पे उन्होंने एक स्पीच दी थी, टायरेस्ट विद डेस्टिनी। इंडिया आने वाले टाइम में क्या अपनी अचीव करने वाला है, तो एक पूरी उन्होंने एक स्पीच दी थी, काफी इंस्पायरिंग, ठीक है। तो जो हम संघर्ष करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग। तो उसके बाद उन्हें डोमिनियन ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया और उन्होंने रेड फोर्ट पे इंडिया का फ्लैग भी लगाया। इसी कारण हर साल 15 अगस्त के टाइम प्राइम मिनिस्टर आपके रेड फोर्ट पे स्पीच देते हैं और रेड फोर्ट पे ही फ्लैग रेजिंग होती है। ये तब से ही चलता है, ठीक है, वो एक वेन्यू बन गया। थर्ड करंट अफेयर है आपके साउथ वेस्ट मॉनसून के रिगार्डिंग। देखो आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे मॉनसून के लिख दिए गए हैं, ठीक है। अब ये साउथ वेस्ट मॉनसून है क्या? देखो हर साल होता क्या है, ये इंडिया, ठीक है, ये ऊपर हमारे यहाँ पे है तिब्बत का एरिया। हमारे नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से गर्मी पड़ने लग जाती है। तिब्बत का एरिया जो है ये एक प्लाटो है, उठा हुआ लैंड है, फ्लैट लैंड है। यहां पे जमीन हद से ज्यादा गर्म होने लग जाती है। जब गर्मी बढ़ती है, देखो टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन इनवर्स है, तो यहां पे अगर हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है कि देखो समुंदर कंपैरेटिवली, जमीन के कंपैरेटिवली समुंदर ज्यादा ठंडा होगा, तो वहां पे कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर होगा, इनवर्स उल्टा रिलेशन है।
तो हवा क्या होती है, जहां पे भी आपका हाई प्रेशर होता है ना, हवाएं हमेशा हाई टू लो प्रेशर की तरफ भागने लग जाती है, ठीक है। वो कैसे लॉन्गिट्यूड क्रॉस करती हैं, वो लैटिट्यूड क्रॉस करती हैं, सॉरी, इक्वेटर, वो सब कुछ हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। एक मेन कंसेप्ट के तौर पे करवा रहा हूँ, हवाएं पहुंचती कैसे। तो यहाँ पे जो ये सारी की सारी हीटिंग होनी शुरू होती है, उसके कारण ये जो हवाएं रश करती हैं रास्ते में, क्योंकि गर्मी तो पड़ ही रही है समुंदर में, यहाँ पे इवेपोरेशन, इंडियन ओशन में चारों ओर आपकी यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है। अब ये हवाएं जो भाग रही थी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये बीच में ये मॉइस्चर को उठाना शुरू कर देती है। अब ये जो हवाएं हैं, जब ये इंडिया के यहाँ पे पहुंचती हैं, यहाँ पे देखो हमारे एक पहाड़ों की रेंज यहाँ पे है जिन्हें हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। यहाँ पे जो पहाड़ों की रेंज है ये टूटी हुई है, जिसे कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। फिर आपके यहाँ ऊपर हिमालयाज हैं और यहाँ पे अरावली के पहाड़। तो ये जो हवाएं हैं, ये जो यहाँ पे मॉइस्चर लेके आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जब टकराते, देखो कंपास के ऊपर अगर मैं डायरेक्शन देखूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हवाएं इस डायरेक्शन से आई ना, इसलिए इन्हें कह देते हैं कि ये हवाएं, हवाओं को हमेशा वो नाम दिया जाता है जिस साइड से वो आती है, साउथ वेस्ट की तरफ से। और क्योंकि वो अपने साथ पानी उठा के लाई, यही बारिश जो करवाती है इसे हम मानसून कहते हैं। तो यहां से आपका सबसे पहले केरला के अंदर, क्योंकि वो सबसे नीचे पड़ गया इस साइड पे, वहां पे स्ट्राइक करती हैं, तो केरला से एक तरीके से मेनलैंड के ऊपर आपका मानसून शुरू होता है। इससे पहले हवाएं, मतलब इससे थोड़ा सा नीचे निकोबार और अंडमान इस साइड पे पहुंचता है, वहां पे हवा पहुंच चुकी होती है। तो यहाँ पे बारिशें आपकी 25-26 मई से शुरू हो जाती हैं। बाकी इंडिया के ऊपर 1 जून केरला की एक्सपेक्टेड डेट होती है कि यहाँ पे आपकी बारिश आ जाएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे सारी एरियाज में बारिश होती है। अल्टीमेटली हवा की कोशिश है यहाँ ऊपर हिमालयस तक जाना है। देखो जहां जहां तो पहाड़ बैरियर बनेंगे, वहां तो साथ के साथ पानी गिराना पड़ता है, क्योंकि बैरियर कन्वेक्शनल रेन हो जाती है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे बारिश के कारण काफी एरिया यहाँ पे बारिश से भर जाता है। पर ये जो आपका थार डेजर्ट और राजस्थान का एरिया जहाँ पे अरावली है, अरावली देखो इसके ना पैरेलल है, इसलिए वो बैरियर नहीं बन पाते, इसी कारण ये एरिया ड्राई रह जाता है और सारी बारिश मूव कर जाती है इससे ऊपर। हिमालय फिर से बैरियर बन के खड़े हैं, इस कारण वो रोक लेते हैं। यहां से भी जो ये हवाएं जा रही हैं, क्योंकि प्लाटू ऊपर ज्यादा गर्म है, यहां से ये हवाएं ऊपर को मुड़ना शुरू हो जाती हैं और ये इस साइड से भी इंडिया को एंटर कर जाती है। जो इस साइड से हवाएं आई हैं, इन्हें हम कहते हैं कि अरेबियन सी की ब्रांच बन गई, क्योंकि इस साइड पे अरेबियन सी है। इस साइड से जो ये मुड़ के आई हैं, ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच बन गई। यहां से ये गैप से एंटर कर करके बारिशें शुरू करती हैं और ये भी ऊपर हिमालयाज की तरफ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश के इलाका भी एग्जिस्ट करता है, चिरापुंजी मेघालय के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे इस तरीके से जो अभी आपके समर्स में मानसून आने वाला है, इसलिए उसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं और इस तरीके से वो काम करता है। क्लियर है? कोई भी डाउट? ये थे आपके आज के करंट अफेयर।